पिछली फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि इंसानों की दुनिया को बचाने के लिए गार्ड और थंडर कंट्रोलर और बाकी एलियन प्रिजनर्स को लेकर पास्ट में चले जाते हैं। लेकिन इस पूरे सफर में एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। गार्ड अपनी जान गंवा देता है, थंडर की सारी एनर्जी खत्म हो जाती है और ली अपने ही अतीत में फंस जाती है। अब उसके सामने सिर्फ एक ही मकसद है, डिवाइन सोर्ड को ढूंढना और फ्यूचर में वापस जाना, क्योंकि अगर वो समय पर वापस नहीं पहुंची तो 2022 में फैली जहरीली एलियन गैस यानी हवा पूरी धरती के वातावरण को बदल देगी। और जैसे ही हवा पूरी तरह फैल जाएगी, इंसानों के शरीर में कैद एलियन प्रिजनर्स जाग जाएंगे, मतलब पूरी ह्यूमैनिटी खतरे में पड़ जाएगी। कहानी अब शुरू होती है 10 साल बाद। लियान बड़ी हो चुकी है और आखिरकार उसे वो डिवाइन सोर्ड मिल चुकी है जिसके पीछे वो इतने सालों से भाग रही थी। लेकिन सोर्ड मिलना उसकी परेशानी का अंत नहीं है, क्योंकि उसे अभी भी थंडर और उस एलियन स्पेसशिप को ढूंढना है ताकि वो फ्यूचर में वापस जाकर हवा को फैलने से रोक सके। इसी बीच इस डिवाइन सोर्ड की खबर पास्ट में चारों तरफ फैल चुकी है। जिसके पास सोर्ड है उसे पकड़ने या मारने वाले के लिए भारी इनाम रखा गया है। इसलिए लियान जहां भी जाती है कोई ना कोई उसके पीछे पड़ जाता है। लेकिन यहाँ एक बात समझ लेना जरूरी है, लिया अब वो छोटी बच्ची नहीं है जिसे कभी गार्ड ने बचाया था। अब वो खुद अपने दुश्मनों को संभालना जानती है। इसी दौरान वो अपना भेष बदलकर एक गांव में पहुंचती है और वहां एक आदमी से थंडर के बारे में जानकारी लेने लगती है। उस आदमी को पता चलता है कि कुछ लकड़हारों ने पहाड़ के पास एक अजीब मशीन जैसी चीज देखी थी। लियान तुरंत समझ जाती है कि शायद वही थंडर हो सकता है। लेकिन तभी वहां कुछ बाउंटी हंटर्स पहुंच जाते हैं। उन्हें सिर्फ पैसे से मतलब है और वो किसी भी कीमत पर लियान को पकड़ना चाहते हैं। वो लोग उसे घेर लेते हैं, लेकिन लियान बिना घबराए अपनी गन निकालती है और कुछ ही सेकंड में उनका पूरा खेल खत्म कर देती है। वो उन्हें साफ चेतावनी देती है कि अगर दोबारा उसके रास्ते में आए तो अगली बार वो इतनी आसानी से नहीं बचेंगे। उधर कहानी हमें दूसरी जगह ले जाती है। यहाँ मुरूक बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। 2 ताओइस्ट विजर्ड्स उसकी जांच कर रहे हैं। उन्हें शक है कि मुरूक के शरीर के अंदर वही एलियन मॉन्स्टर मौजूद है जिसे वो खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि मुरूक के अंदर कई बार ऐसी अजीब हरकतें होने लगती हैं जिन्हें वो खुद भी समझ नहीं पाता। लेकिन जब विजर्ड्स उसकी जांच करते हैं तो मामला उल्टा निकलता है। मुरूक के अंदर वो मॉन्स्टर है ही नहीं। अब सवाल ये है कि अगर मॉन्स्टर मुरूक के अंदर नहीं है तो फिर उसके साथ ऐसा हो क्या रहा है? और इसी सवाल का जवाब धीरे धीरे पूरी कहानी की सबसे बड़ी मिस्ट्री बनने वाला है। इसी बीच मुरूक को होश आता है। होश में आते ही वो सबसे पहले जाजंग के बारे में पूछता है। जाजंग कोई मामूली इंसान नहीं है। उसके शरीर के अंदर भी एक खतरनाक एलियन मौजूद है और वो भी डिवाइन स्वॉर्ड तथा कंट्रोलर की तलाश में है, क्योंकि अगर जाजंग को कंट्रोलर मिल गया तो उसके लिए फ्यूचर में वापस जाना आसान हो जाएगा। लेकिन जाजंग के अलावा एक और आदमी इस स्वॉर्ड के पीछे पड़ा हुआ है। ये है नेंगपा, एक बेहद खतरनाक तलवारबाज। समस्या बस इतनी है कि उसकी आंखें नहीं हैं। कुछ साल पहले जाजंग के साथ हुई मुठभेड़ में नेंगपा की आंखें चली गई थीं, लेकिन अपनी आंखों की रोशनी खोने के बाद भी उसने तलवार चलाना नहीं छोड़ा। वो सिर्फ आवाज और अपने आसपास की हल्की सी हलचल से दुश्मन की लोकेशन समझ सकता है। और अब उसे पता चला है कि डिवाइन स्वॉर्ड उसकी आंखें वापस ला सकती है। इसलिए नेंगपा भी लिया के पीछे निकल पड़ा है। दूसरी तरफ मुरूक को अपने अंदर मौजूद रहस्यमयी शक्ति से डर लगने लगा है। उसे लगता है कि शायद वो खुद ही उस मॉन्स्टर का घर है, और अगर ऐसा है तो उसे जिंदा रहने का अधिकार ही क्या है। लेकिन इसी दौरान लिया और मुरूक की मुलाकात होती है, और ये मुलाकात सिर्फ 2 अजनबियों की मुलाकात नहीं है। मुरूक लिया को देखकर कुछ ऐसा महसूस करता है जैसे वो उसे पहले से जानता हो। वो लिया से कहता है कि शायद वो उसे भूल चुकी है, लेकिन उसने बचपन में उसकी जान बचाई थी। लिया पहले कुछ समझ नहीं पाती, लेकिन जैसे ही मुरूक उसे उस पुराने हादसे के बारे में बताता है, उसके दिमाग में दबा हुआ एक पुराना दृश्य वापस आने लगता है। उसे याद आता है एक छोटा लड़का, एक नदी, और वो लड़का जिसने उसे पानी से निकालकर बचाया था। अब लिया को समझ आता है कि सामने खड़ा मुरूक वही बच्चा है, वही लड़का जिसे उसने इतने सालों से दोबारा कभी नहीं देखा था। दोनों की आंखों में खुशी होती है, लेकिन मुरूक के मन में एक और बड़ा डर छिपा हुआ है। वो लियन से पूछता है कि अगर उसके शरीर के अंदर कोई एलियन है और डिवाइन स्वॉर्ड लगाने से वो बाहर निकल सकता है तो क्या लिया उसे मार देगी? क्योंकि मुरूक खुद उस मॉन्स्टर के साथ जिंदगी नहीं बिताना चाहता। उसके लिए सबसे आसान रास्ता है मर जाना। लेकिन लिया उसे ऐसा करने से रोक देती है। वो उसे समझाती है कि इंसान की पहचान उसके शरीर के अंदर मौजूद किसी चीज से तय नहीं होती। अगर उसके अंदर कुछ गलत है तब भी वो मुरूक ही है और उसे अपनी जिंदगी खत्म करने की कोई जरूरत नहीं। यही बात मुरूक के दिल में गहराई तक उतर जाती है, क्योंकि पहली बार कोई उसे मॉन्स्टर समझकर नहीं बल्कि एक इंसान समझकर देख रहा था। लेकिन ये भावुक पल ज्यादा देर नहीं टिकता, क्योंकि बाहर जाजंग के लोग लिया को ढूंढ रहे हैं और उन्हें पता चल चुका है कि लिया अब अकेली नहीं है, उसके साथ मुरूक भी है। इसी बीच मुरूक को आखिरकार थंडर के बारे में एक सुराग मिलता है। कुछ लकड़हारों ने कई साल पहले पहाड़ के पास एक अजीब सी मशीन देखी थी। मुरूक और लिया उसी जगह पहुंचते हैं और वहां एक बंद पड़ी मशीन दिखाई देती है। लिया उसे देखते ही पहचान जाती है, थंडर। वो 10 साल बाद थंडर के सामने खड़ी है।
लेकिन थंडर बिल्कुल शांत है। उसकी एनर्जी पूरी तरह खत्म हो चुकी है। लीहा उसे आवाज देती है, बार बार पुकारती है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे थंडर अब सिर्फ एक निर्जीव मशीन बन चुका है। उधर जाजंग भी अपना खेल खेल चुका है। उसने उस स्पेसशिप को ढूंढ लिया है जिसे ली एन तलाश रही थी। वो उसे नदी से निकालकर भ्योंगन गार्डन हाउस ले आता है और जानबूझकर ऐसा करता है क्योंकि उसे पता है ली एन थंडर और स्पेसशिप को ढूंढते हुए यहीं जरूर आएगी। और सच में ऐसा ही होता है। धीरे धीरे इस जगह पर हर वो इंसान पहुंचने लगता है जो डिवाइन सोर्ड या कंट्रोलर की तलाश में है। ली एन, मुरोक, दोनों ताओइस्ट विजर्ड्स, नुंगपा और जाजांग के लोग। किसी को नहीं पता कि वो सब एक ही जाल में फंस चुके हैं। तभी अचानक जाजंग के अंदर मौजूद एलियन बाहर निकलता है। वो मुरुक पर हमला करता है और ली एन को पकड़ लेता है। अब एलियन को लगता है कि कंट्रोलर मुरुक के शरीर के अंदर छिपा हुआ है, इसलिए वो डिवाइन सोर्ड उठाता है और पूरी ताकत से मुरुक के सीने में घोंप देता है। ली एन ये देखकर बुरी तरह घबरा जाती है। मुरुक जमीन पर गिर जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं होता। कंट्रोलर बाहर नहीं निकलता। यानी जिस बात का डर सबको इतने सालों से था वो सच ही नहीं थी। कंट्रोलर मुरोक के अंदर था ही नहीं। लेकिन अगर मुरोक के अंदर कंट्रोलर नहीं है तो फिर वो आखिर है कहाँ? और तभी ली एन को अपने शरीर के अंदर कुछ अजीब महसूस होता है। उसे एहसास होता है कि जिस मॉन्स्टर को सब मुरोक के अंदर ढूंढ रहे थे वो असल में ली एन के अंदर छिपा हुआ है। और यहीं से पूरी कहानी पलट जाती है, क्योंकि अब जिस लड़की को फ्यूचर में जाकर दुनिया बचानी थी वही लड़की खुद एलियन कंट्रोलर की सबसे खतरनाक कैद बन चुकी थी। और जैसे ही उसे समझ आता है कि उसके शरीर के अंदर वही खतरनाक एलियन मौजूद है, वो एक फैसला करती है। अगर उसके मरने से कंट्रोलर भी मर जाएगा तो वो खुद को खत्म कर देगी। ली एन अपनी जान लेने की कोशिश करती है, लेकिन कंट्रोलर ऐसा होने नहीं देता, क्योंकि अगर ली एन मर गई तो उसके शरीर के अंदर मौजूद कंट्रोलर भी खत्म हो जाएगा। इसलिए एलियन अपने टेंटिकल्स की मदद से गोली तक को रोक देता है। अब ली एन अपने ही शरीर की कैदी बन चुकी थी और इसी मौके का फायदा उठाकर कंट्रोलर डिवाइन सोर्ड की मदद से एक टाइम पोर्टल खोल देता है। उधर नुंगपा भी उसका पीछा कर रहा था। उसे किसी भी हालत में डिवाइन सोर्ड चाहिए थी, क्योंकि वही उसकी आंखों की रोशनी वापस ला सकती थी। आखिरकार टाइम पोर्टल खुलता है और ली एन, जाजांग, कंट्रोलर और बाकी लोग अलग अलग जगहों पर जाकर गिरते हैं। लेकिन पास्ट के ये लोग 2022 की दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते थे। और इसका सबसे मजेदार उदाहरण वो दो ताओइस्ट विजर्ड्स थे। दोनों सीधे एक जिम के अंदर पहुंच जाते हैं। सामने बड़ी सी स्क्रीन पर उन्हें एक भयानक एलियन दिखाई देता है। अब उन्होंने अपनी जिंदगी में टीवी नाम की चीज देखी ही नहीं थी, इसलिए उन्हें लगता है कि सामने सच में कोई मॉन्स्टर मौजूद है। दोनों अपनी पूरी ताकत लगाकर स्क्रीन तोड़ने लगते हैं। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंचती है और दोनों को गिरफ्तार कर लेती है। लेकिन उन्हें क्या पता था कि असली मॉन्स्टर स्क्रीन के अंदर नहीं, बाहर घूम रहा है। इधर 2022 में पुलिस को हाबा के जहरीले इलाके में एक आदमी जिंदा दिखाई देता है। पुलिस को लगता है कि शायद ये कोई सर्वाइवर है, इसलिए रेस्क्यू टीम को उसे बचाने के लिए अंदर भेज दिया जाता है। लेकिन ली एन की आंट उन्हें बार बार रोकने की कोशिश करती है। वो समझ चुकी है कि मामला किसी वायरस का नहीं है। उसने पहले ही एलियन से जुड़ी कई चीजें अपनी आंखों से देखी थीं, लेकिन कोई उसकी बात मानने को तैयार नहीं। और फिर रेस्क्यू टीम उस आदमी के पास पहुंच जाती है। कुछ ही पलों में उन्हें अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास हो जाता है, क्योंकि वो आदमी असल में इंसान नहीं था, उसके अंदर एलियन मौजूद था। और देखते ही देखते वो एलियन वहां मौजूद लोगों पर हमला करना शुरू कर देता है। एक एक करके कई लोग मारे जाते हैं। अब ली एन की आंट को यकीन हो जाता है कि जिस चीज से वो सबको सावधान कर रही थी वो सच में वापस आ चुकी है। एलियंस फिर से जाग चुके थे। उधर वो दोनों ताओइस्ट विजर्ड्स भी पुलिस की गाड़ी में पहुंच जाते हैं और संयोग से उसी गाड़ी में ली एन की आंट भी मौजूद होती है। लेकिन तभी एक भयानक हादसा होता है। गाड़ी जोरदार तरीके से टकराती है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है और इसी अफरा तफरी में वो लोग वहां से भाग निकलते हैं। लेकिन एलियन उनका पीछा नहीं छोड़ता। वो अपने लंबे टेंटिकल्स निकालकर हमला करता है। ली एन की आंट उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी ताकत के सामने वो ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। एलियन उसे एक झटके में दूर फेंक देता है। उधर दोनों विजर्ड्स भागते भागते एक ट्रेन में चढ़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद अब वो बच जाएंगे, लेकिन जिस चीज से वो भाग रहे थे वो भी ट्रेन में चढ़ चुकी थी। एलियन भी उनका पीछा करते हुए ट्रेन के अंदर पहुंच जाता है। अब कहानी वापस पास्ट में जाती है। थंडर आखिरकार फिर से जाग जाता है, लेकिन इस बार थंडर सिर्फ मुरुक को जगाता नहीं, बल्कि उसे उसकी असली सच्चाई बताता है। मुरुक के शरीर में कोई एलियन नहीं था। उसके अंदर मौजूद शक्ति असल में गार्ड की बची हुई एनर्जी थी। मरने से पहले गार्ड ने अपनी आखिरी एनर्जी मुरुक को दे दी थी। और इतने सालों से मुरुक जिस शक्ति से डर रहा था वो दुश्मन की ताकत नहीं थी, वो उसके पिता जैसी शख्सियत की आखिरी निशानी थी। लेकिन इतनी बड़ी शक्ति को संभालना आसान नहीं था। मुरुक जब उसे इस्तेमाल करने की कोशिश करता है तो उसकी ताकत बेकाबू हो जाती है। उसका शरीर बदलने लगता है, उसके आसपास एनर्जी फैलने लगती है और वो खुद भी नहीं समझ पाता कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है।
थंडर उसे समझाता है कि अगर वो अपनी शक्ति पर काबू पा ले तो शायद वो ली यान को बचा सकता है, लेकिन इसके लिए मुरुक को अपने डर से लड़ना होगा। उधर न्योंगपा के साथ भी एक अजीब घटना होती है। डिवाइन स्वॉर्ड की वजह से उसके हाथ में चोट लग गई थी, लेकिन उसी चोट के बाद उसे महसूस होता है कि उसकी आंखों में कुछ बदल रहा है और धीरे धीरे उसकी आंखों की रोशनी वापस आने लगती है। जिस चीज के लिए वो इतने सालों से लड़ रहा था वो आखिरकार उसे मिल चुकी थी, लेकिन अभी उसके पास जश्न मनाने का समय नहीं था, क्योंकि 2022 में हाबा फैलने वाली थी और अगर उसे रोका नहीं गया तो पूरी पृथ्वी का वातावरण बदल जाएगा। इसीलिए मुरुक और थंडर फ्यूचर की तरफ जाने का फैसला करते हैं। उनके सामने अब 2 मिशन थे। पहला, ली यान को कंट्रोलर से बचाना और दूसरा, हाबा को एक्सप्लोड होने से रोकना। उधर ट्रेन के अंदर लड़ाई और भी खतरनाक हो चुकी थी। ली यान कंट्रोलर के कब्जे में थी। दोनों विजर्ड्स डिवाइन स्वॉर्ड को बचाने की कोशिश कर रहे थे और तभी मुरुक की एंट्री होती है। वो ली यान को देखकर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ली यान उसे पहचान नहीं रही थी। कंट्रोलर उसके दिमाग और शरीर पर पूरी तरह हावी हो चुका था। मुरुक फिर भी हार नहीं मानता। वो उसके पास जाता है और उसे पुरानी बातें याद दिलाने की कोशिश करता है, लेकिन ली यान के अंदर मौजूद कंट्रोलर किसी भी हालत में उसे वापस नहीं आने देना चाहता। तभी मुरुक अपनी सबसे बड़ी ताकत का इस्तेमाल करता है। वो गार्ड की एनर्जी ली यान के शरीर में ट्रांसफर कर देता है और अचानक ली यान के शरीर पर एक शक्तिशाली आर्मर बनना शुरू हो जाता है। अब पहली बार कंट्रोलर को अपने शरीर से बाहर खींचने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन तभी एक और एलियन वहां पहुंच जाता है। वो वही खतरनाक प्रिजनर था जो पहले से सबका पीछा कर रहा था। वो कंट्रोलर को अपनी बॉडी में खींच लेता है। अब स्थिति पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है, क्योंकि एक शरीर के अंदर 2-2 एलियंस मौजूद थे। उसकी ताकत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि उसके शरीर से विशाल टेंटिकल्स बाहर निकलने लगते हैं। ट्रेन हिलने लगती है और कुछ ही सेकंड में पूरी ट्रेन नियंत्रण से बाहर हो जाती है। वो इमारतों को तोड़ती हुई आगे जाकर जैसे तैसे रुकती है। इसी समय ली यान की आंट भी वहां पहुंच जाती है और अब उसे वो सच्चाई पता चल चुकी थी जो इतने समय से उससे छिपाई जा रही थी। वो सिर्फ ली यान की आंट नहीं थी, उसका संबंध नुंगपा की ब्लड लाइन से था और नुंगपा ने आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ चीजें छोड़ रखी थीं। एक सोर्ड, कुछ मैजिकल वेपन्स और मुरुक का फैन। अब पहली बार सभी लोग एक ही तरफ खड़े थे। मुरुक अपनी शक्ति के साथ तैयार था, नुंगपा की स्वॉर्ड तैयार थी। दोनों विजर्ड्स अपने मैजिक वेपन्स के साथ खड़े थे। ली यान के पास डिवाइन स्वॉर्ड थी और थंडर अब भी आखिरी लड़ाई के लिए तैयार था, लेकिन उनके सामने जो दुश्मन था वो अकेला एलियन नहीं था, उसके अंदर 2 प्रिजनर्स की शक्ति थी। तभी थंडर ली यान को एक आखिरी बात बताता है। उसे डिवाइन स्वॉर्ड लेकर स्पेसशिप के उस खास हिस्से पर वार करना होगा जहां से हाबा की एनर्जी निकल रही है। लेकिन जैसे ही ली यान स्वॉर्ड लेकर वहां दौड़ती है, वही 2 एलियंस वाला मॉन्स्टर उसके रास्ते में आ जाता है। अब आखिरी लड़ाई शुरू होने वाली थी, मतलब इंसानों के लिए बचने का कोई रास्ता नहीं था। ली यान किसी भी तरह स्पेसशिप के उस खास हिस्से तक पहुंचना चाहती थी जहां उसे स्वॉर्ड मारनी थी, लेकिन वो एलियन लगातार उसका रास्ता रोक रहा था। वो अपने टेंटिकल से ली यान को पकड़ने की कोशिश करता है। तभी मुरुक उसके सामने आ जाता है। अब मुरुक पहले वाला डरा हुआ लड़का नहीं था, उसे अपनी ताकत की सच्चाई पता चल चुकी थी। वो एलियन के सामने खड़ा होकर उसका सामना करने लगता है। दूसरी तरफ दोनों विजर्ड्स भी अपनी पूरी ताकत झोंक देते हैं। उनके मैजिक अटैक्स से आसपास की इमारतें तक हिलने लगती हैं। नुंगपा का स्वॉर्ड लेकर यान की आंट मैदान में उतर चुका थी। वो नुंगपा की तरह ही स्वॉर्ड को अच्छे से कंट्रोल कर रही थी और एलियन से सभी लोगों की मदद करने लगती है। वो ली यान को पकड़ लेता है और उसे अपनी तरफ खींचने लगता है। ली यान पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन कंट्रोलर के टेंटिकल्स उसे जकड़ लेते हैं। तभी थंडर वहां पहुंचता है। थंडर अपने शरीर से निकली शक्ति की मदद से उन टेंटिकल्स को काट देता है। ली यान आजाद हो जाती है और बिना एक पल गंवाए वो स्पेसशिप की तरफ दौड़ पड़ती है। और इसी मौके का फायदा उठाकर ली यान पूरी ताकत से डिवाइन स्वॉर्ड स्पेसशिप के रेड पॉइंट पर मार देती है। स्वॉर्ड अपने निशाने पर लगती है और उसी पल पूरी स्पेसशिप की एनर्जी बदल जाती है। हाबा की एनर्जी रुकने लगती है। जो जहरीली गैस धरती के वातावरण को बदलने वाली थी वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है। और सबसे बड़ी बात, इंसानों के शरीर में छिपे बाकी एलियन प्रिजनर्स भी अपनी ताकत खोने लगते हैं। कंट्रोलर की शक्ति टूटने लगती है। वो चुपके से दोबारा हमला करने की कोशिश करता है। इस बार उसका निशाना एक लड़की होती है जो वहां अपनी दोस्त से मिलने आई थी। मुरुक उसे बचाने के लिए आगे आता है, लेकिन कंट्रोलर के टेंटिकल्स उसके शरीर में घुस जाते हैं। अब खतरा फिर से मुरुक के ऊपर आ चुका था। अगर कंट्रोलर ने मुरुक के शरीर पर कब्जा कर लिया तो सारी मेहनत बेकार हो सकती थी, लेकिन ली यान तुरंत वहां पहुंचती है। वो अपने आर्मर की शक्ति का इस्तेमाल करके कंट्रोलर को मुरुक के शरीर से बाहर खींच लेती है। कंट्रोलर धीरे धीरे एक छोटे से लाल क्रिस्टल में बदल जाता है। कुछ पल के लिए सबको लगता है कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन थंडर जानता है कि कंट्रोलर को इतनी आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता। वो समझाता है कि अगर इस क्रिस्टल का एक छोटा सा हिस्सा भी बच गया
तो कंट्रोलर दोबारा वापस आ सकता है। इसलिए थंडर एक आखिरी फैसला करता है। उसे कंट्रोलर को धरती से बहुत दूर आउटर स्पेस में ले जाना होगा। लेकिन इसका मतलब था कि थंडर को भी अपनी जान गंवानी पड़ेगी। इयान ये सुनकर टूट जाती है, क्योंकि थंडर उसके लिए सिर्फ एक मशीन नहीं था। वही थंडर था जिसने उसके पिता गार्ड के साथ मिलकर उसकी रक्षा की थी। वही थंडर इतने सालों तक उसका इंतजार करता रहा था और अब उसे हमेशा के लिए जाना था। थंडर इयान को आखिरी बार देखता है। वो उसे समझाता है कि उसे अपना काम पूरा करना है और फिर धीरे धीरे वो स्पेसशिप की तरफ बढ़ने लगता है। जाने से पहले थंडर एक आखिरी बार मुरुक के लिए कैटमैन का रूप लेता है। मुरुक उसे देखकर समझ जाता है कि अब थंडर सच में जाने वाला है। लेकिन इससे पहले कि इयान उसे रोक पाए, थंडर स्पेसशिप लेकर आसमान की तरफ उड़ जाता है और फिर एक टाइम पोर्टल खुलता है। मुरुक, दोनों विजर्ड्स और बाकी लोग धीरे धीरे अपने समय की तरफ लौटने लगते हैं। इयान उन्हें रोकना चाहती है। वो उन्हें गुड बाय तक ठीक से नहीं कह पाती और कुछ ही पलों में वो लोग उसकी आंखों से दूर हो जाते हैं। अब इयान फ्यूचर में अकेली खड़ी है। उसके सामने शहर है, हवा खत्म हो चुकी है, एलियंस का खतरा खत्म हो चुका है, लेकिन उसके दिल में एक खालीपन है, क्योंकि थंडर जा चुका है और मुरुक भी वापस पास्ट में लौट चुका है। उधर पास्ट में मुरुक के लिए भी चीजें आसान नहीं हैं। वो बार बार इयान को याद करता है। वो जानता है कि दोनों अलग अलग समय में हैं, लेकिन वो उसे भूल नहीं पा रहा। उसे थंडर की एक बात याद आती है। एनर्जी पूरी तरह खत्म नहीं हुई थी। उसके अंदर अभी भी कुछ अनस्टेबल एनर्जी मौजूद थी। मुरुक उस शक्ति को दोबारा जगाने की कोशिश करता है और अचानक उसके सामने एक रास्ता खुल जाता है, एक पोर्टल। मुरुक बिना ज्यादा सोचे उस पोर्टल के अंदर चला जाता है और कुछ ही समय बाद वो फ्यूचर में पहुंच जाता है। अब वो टैक्सी के सामने खड़ा है और इसी के साथ ये फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी एलियनॉइड द रिटर्न टू द फ्यूचर 2024 की पूरी कहानी। आपको ये फिल्म कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको ऐसी ही मजेदार फिल्मों की कहानी हिंदी में सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे एक और मजेदार कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।